नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों को मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए हम अपने बारे में थोड़ा परिचय दे देते हैं। मेरा नाम जितेंद्र पाल है, फैकल्टी ऑफ हिंदी। तो याद रखना मित्रों, हिंदी ग्रामर का समस्त पोर्शन जिस जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या हम देख लेते हैं यूपी गवर्नमेंट के हम कहते हैं यूपी में जो भी सारी वैकेंसियां आती हैं, चाहे टेट, सुपर टेट, चाहे यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी यानी यूपी ट्रिपल से कोई भी संबंधित जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हिंदी ग्रामर का समस्त जो बिंदु होता है उसमें बहुत ही बड़ा अपना महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा करता है ना। तो याद रखना, हम उसी से संबंधित जैसे देखेंगे कि यूपी में अपने बहुत सी सारी वैकेंसियां भी है, लेखपाल की है, यूपीपी की है। हालांकि हम हिंदी ग्रामर को एक सारणीबद्ध के रूप में क्रम बाय क्रम को यहाँ देने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप सीखेंगे। तो आइए हम अपने अपने वार्तालाप को एक दूसरे के सामने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो आइए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक रहा, जैसे आप पढ़ते हो व्याकरण, है ना, हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस व्याकरण बिंदु पर। क्या? व्याकरण बिंदु पर। तो मित्रों, ये व्याकरण है क्या? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये व्याकरण है क्या। मित्रों, एक चीज याद रखना, व्याकरण की यदि डिफिनेशन पूछी जाए तो व्याकरण किसे कहा जाता है, तो व्याकरण एक पुस्तक का नाम है, व्याकरण एक ग्रंथ का नाम है, व्याकरण एक विधा है जिसके द्वारा हम वर्णों, शब्दों, वाक्यों का शुद्ध उच्चारण, लेखन एवं प्रयोग करना जो हमें सिखाती है, वही क्या कहलाता है मित्रों? व्याकरण कहलाता है। मित्रों, आप अपने अपने मानस पटल में एक बात सोचिएगा, यदि क्या आज व्याकरण नहीं होता तो क्या हम अपना नाम लिख पाते? यदि कोई भी हमें एक वाक्य लिखना पड़ता, यदि व्याकरण नहीं होता तो क्या हम लिख पाते? कोई आपसे कहता कि भैया ये एड्रेस या पता लिख दीजिए, क्या आप हिंदी में लिख पाते? नहीं। उस सारी की सारी देन मित्रों क्या है? व्याकरण की है। तो याद रखना, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्याकरण के बारे में थोड़ा सा परिचय होगा, और वो परिचय जो हमारा होगा वो जब जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो हिंदी व्याकरण का जो पहला बिंदु होता है, जिसे वर्णमाला, जिसे वर्ण विचार कहा जाता है मित्रों, उसी से संबंधित हम यहाँ प्रश्न हल करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, क्या कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। क्या व्याकरण के कितने अंग होते हैं मित्रों? जरा देखो, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं सदैव? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण होता है, एक शब्द होता है, और एक क्या होता है? वाक्य होता है। यही व्याकरण के 3 अंग होते हैं। जैसे हम हमारे मानव के विशेष अपने अपने अंग होते हैं दोस्तों, ऐसे व्याकरण का भी अपना एक क्या होता है? ये 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और क्या होता है? वाक्य होता है। आइए देखते हैं हम इसके बारे में आगे। यदि आपसे कोई कहे कि वाक्य किससे मिलकर बनता है, तो आप जवाब क्या दोगे? वाक्य मित्रों शब्द से मिलकर बनता है, और याद रखना, शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्ण से मिलकर बनता है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है, और शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्ण से मिलकर बनता है। अब बात आपके मानस पटल में एक प्रश्न हमेशा कुरेदने का प्रयास कर रहा होगा मित्रों, कि अब ये घड़ी आ गई कि वर्ण किससे मिलकर बनता होगा। जी हाँ मित्रों, याद रखना, जो वर्ण होता है किससे मिलकर बनता है? ध्वनि से मिलकर बनता है। वर्ण किससे मिलकर बनता है? ध्वनि से मिलकर बनता है। याद रखना, अगर कोई हमारे मित्र ये ना समझ पा रहे हो कि ध्वनि क्या चीज होती है, तो वो भी हम बता रहे हैं मित्रों, ध्वनि और वर्ण है क्या। एक चीज समझिएगा मित्रों, ध्वनि क्या चीज है। जैसे मान लीजिए हमारे मानस पटल में जो विचार चलते हैं, या जो भी कुछ हम सोचते हैं, अपने दिमाग में जो भी कुछ सोचते हैं, जब हम उसको अपने मुखाव्य के द्वारा उपचारित कर देते हैं तो वही क्या होती है? ध्वनि होती है। याद रखना, वही क्या होती है? ध्वनि होती है। और उसी ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का जामा पहना देते हैं, यानी लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं, तो किसमें बदल जाता है मित्रों? वर्ण में बदल जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। याद रखना, और सरलतल भाषा में हम इसको जो है संबोधित कर रहे हैं मित्रों। एक बार सोचो जरा, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे,
हमारे गुरुजन पढ़ाया करते थे, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, वास्तविकता पर वो नहीं थी। कैसे ककार, ख से खकार पढ़ा जाता था मित्रों। हम यही कहते हैं क्या, क, ख, ग, घ। हम इनको लिखे ना, सिर्फ अपने मुखाब्बे के द्वारा इसको उच्चारण करें, यानी उच्चारण करें, पढ़ें, का, खा, ग, घ, तो ये क्या हुई, ध्वनि। जब इसी क, ख, ग को जो हम पढ़ रहे हैं उसी को लिखित माध्यम का रूप दे देंगे तो किसमें बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण में बदल जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब क्या देखते हैं यहाँ से प्रश्न क्या बनता है। अब जरा देखो आप लोग, ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं आगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न पर जरा जोर देंगे। देखो, व्याकरण के यही 3 अंग होते हैं, आप तो जान गए कि वर्ण होता है, एक शब्द होता है, एक क्या होता है मित्रों, वाक्य होता है, यही होते हैं। अब हम जरा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं वहां पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। यदि प्रश्न ये आ जाए कि अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं। देखो क्या कि अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं मित्रों। क्या अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो याद रखना, अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं, हमेशा 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। याद रखना 2 अंग कौन कौन से होंगे, एक क्या होता है शब्द और एक क्या होता है वाक्य। क्यों अर्थ के आधार पर, क्योंकि याद रखना एक चीज, या तो शब्द का अर्थ निकलता है या तो क्या निकलता है मित्रों, वाक्य का अर्थ निकलता है। तो याद रखना 2 अंग वो कौन कौन से हैं, एक क्या होगा शब्द और दूसरा क्या होगा वाक्य होगा। ये चीज थे। पर याद रखना अगर प्रश्न अलग पूछ ले, और प्रश्न क्या पूछ ले जरा ध्यान से सुनना, अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई या अंग के बारे में कहे। मित्रों एक चीज अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा, इकाई कहे चाहे अंग कहे, दोनों बिंदु का पर्याय क्या होगा, एक होगा। याद रखना, तो चाहे इकाई कहे चाहे अंग कहे, अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वाक्य। क्योंकि वाक्य अपने आप में शब्द से बड़ा होगा और जिसका अपना अर्थ निकलता है। यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए, जरा देखो, अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई या अंग दे दे तो क्या होगा। अर्थ के आधार पर व्याकरण की सबसे छोटी, और अर्थ के आधार पर 2 ये तो होते हैं, और क्या होगा यहाँ शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चों। जरा ध्यान से सुनना। तो यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। अब जरा देखो हम क्या जानने वाले हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जरा देखो अलग प्रकार का प्रश्न, अगर ये दे दिया जाए क्या कि व्याकरण की सबसे छोटी मौखिक इकाई या अंग दे दे मित्रों। तो भाषा की सबसे क्या दिया मैंने, छोटी मौखिक इकाई। मौखिक का मतलब ये होता है जैसे हम लोग आपसी वार्तालाप करें, उस वार्तालाप का हम किसी लेखन सामग्री के द्वारा उसको हम एक साक्ष्य गवाह के रूप में प्रमाणित ना करें, यानी लिखे ना, सिर्फ मुखाब्बे के द्वारा ध्वनियों का उच्चारण जहां कर लिया जाता है और श्रोता उसको सुनकर सदैव जवाब दे दे मित्रों, वही क्या होता है, मौखिक होता है। तो याद रखना व्याकरण की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है मित्रों। तो याद रखना अगर प्रश्न आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। पर याद रखना अगर प्रश्न दूसरा आ जाए कि व्याकरण की सबसे छोटी लिखित इकाई या अंग दे दे,
तो याद रखना व्याकरण की सबसे छोटी लिखित इकाई या अंग जब हम ध्वनि को लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, आप गलत मत करना, वर्ण कहा जाता है। जब प्रश्न दूसरा पूछ ले, याद रखना ऐसे ही इसी के आधार पर कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई मित्रों, याद रखना प्रश्न बहुत टिपिकल हो जाता है, अपने आप में छोटा है, पर एग्जाम में आते हैं तो हम हमारे मानस पटल में सदैव भ्रम सा छा जाता है। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो याद रखना जब ना तो मौखिक दे और ना तो क्या दे मित्रों, लिखित। जब ना तो मौखिक दे ना तो लिखित दे, तब इसमें क्या हम जवाब देंगे? वर्ण देंगे। और जब मौखिक कहे तो ध्वनि, जब लिखित कहे तो वर्ण, और जब दोनों ना दे तो हम इस विकल्प का चयन करेंगे, किसका? वर्ण का। बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये रहे इसके भावार्थ यदि ये प्रश्न आते हैं मित्रों। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित आगे बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे मित्रों। तो देखो आगे क्या होता है ना। व्याकरण के 3 अंग हो गए और 3 अंगों के बाद हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अब जरा देखिए। अब यहाँ से हमारे एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर प्रश्न अब धीरे धीरे जैसे हम स्टेप बढ़ाएंगे वैसे आगे पूछे जाएंगे। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके आगे का मित्रों, हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप कर रहे हैं, क्या? वर्णमाला है। जरा याद रखिएगा क्या है? वर्णमाला है। और जिसे क्या कहा जाता है? इसका उपनाम यानी दूसरा वर्ण विचार कहा जाता है मित्रों। इसे क्या कहा जाता है? वर्ण विचार कहा जाता है। याद रखना ये क्या है वर्णमाला। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वर्ण के, व्याकरण के तो यही 3 अंग थे, वर्ण, शब्द और क्या थे? वाक्य थे। यही थे व्याकरण के 3 अंग। और 3 व्याकरण के 3 अंगों में से आज हम सबसे पहले इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे जो माला के ठीक पूर्व वर्ण लग गया, जिसका एक बिंदु टॉपिक का नाम पड़ गया, क्या मित्रों? वर्णमाला हो गया। तो जरा देखो, जरा हम इस बिंदु को देखेंगे तो ये क्या है? वर्णमाला। आइए देखते हैं हम। माला के ठीक पूर्व क्या लगा है? वर्ण लगा है। और याद रखना सबसे पहले यदि हम बात करें इस वर्ण की, तो याद रखना अगर कहे वर्ण के कितने अंग होते हैं, जैसे व्याकरण के 3 अंग होते थे, तो याद रखना वर्ण के 2 अंग होते हैं। वर्ण के 2 अंग होते हैं मित्रों। वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। और 2 अंग कौन कौन सा होता है मित्रों? एक क्या होगा? स्वर, और एक क्या होगा मित्रों? व्यंजन होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। एक स्वर होगा और एक क्या होगा? व्यंजन होगा। अब देखो, एक स्वर हुआ, एक व्यंजन हुआ। व्याकरण के 3 अंग होते हैं पर वर्ण के 2 अंग होते हैं। आ जाइए इस बिंदु पर। यदि हम कहें वर्णमाला की डिफिनेशन क्या होगी मित्रों, जहां आपकी पाठ्य सामग्री साइलेंट हो जाती है, आपका मित्र, आपका भाई वहां तक पहुंचाने का सदैव प्रयास करेगा मित्रों। आ जाइए देखिए वर्णमाला क्या होता है। याद रखना पाठ्य सामग्री की भावनाओं में यदि हम प्रश्न को बाधित करें तो उसमें क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। पर याद रखना हम इसको दूसरी तरीके से प्रश्न को बाधित करेंगे। मान लीजिए कोई एक धागा होता है, मान लीजिए कोई धागा होता है और उस धागे में क्रम बाई क्रम सीरियल से यदि उसमें फूल लगाए दिए जाएं, यदि उसमें फूल लगा दिए जाएं, तो फूलों के इस क्रम के लगने से हम कहें फूलों के व्यवस्थित क्रम को क्या नाम दिया जाता है? माला नाम दिया जाता है। पर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या नाम दिया जाता है? वर्णमाला नाम दिया जाता है मित्रों। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो आइए हम देखते हैं, आगे बिंदु पर विचार करते हैं क्या कि वर्णमाला के बारे में सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। मित्रों धैर्य के साथ पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कंसेप्ट वाइज पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में बैठने के बाद आपके मानस पटल में कोई भ्रम ना रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग सभी लोग क्या कि सबसे पहले ये जो वर्णमाला है, तो जरा देखो वर्णमाला के बारे में। तो हम कहें यही तो बिंदु है हमारा वर्णमाला। अब हम कहें वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2। एक होता है स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। मित्रों सब पता चलेगा, अघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, दुनियादारी सब। तो देखो
ये है स्वर। स्वर के बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या, स्वर के बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये स्वर क्या होते हैं। याद रखिएगा, जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र उच्चारित, उच्चारित का मतलब होता है उच्चारण करना या पढ़ना। ये स्वतंत्र उच्चारित किए जाते हैं, ये स्वतंत्र उच्चारित किए जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। तथा इनको उच्चारित करने के लिए, इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। और जो हमारे स्वर होते हैं क्या होते हैं, याद रखना, जब इनको स्वतंत्र उच्चारित किया जाता है, इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो याद रखिएगा क्या होता है कि इनके साथ क्या, इनके साथ हलंत चिन्ह का प्रयोग, हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखिएगा। अब यहाँ आपके पाठ्य सामग्री में ये चीजें साइलेंट हो जाती हैं मित्रों कि इनके साथ हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, इनको स्वतंत्र उच्चारित किया जाता है। देखो यहाँ इनको स्वतंत्र उच्चारित किया जाता है, इनको उच्चारित करने के लिए, पढ़ने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इतनी चीज आपको मालूम चल चुकी। अब देखो और क्या आपको पता चलने वाला है। याद रखना, जो स्वर होते हैं क्या, जो स्वर होते हैं हिंदी व्याकरण में क्या, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और याद रखना, इनके जो प्रकार होते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं यानी स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी इसका मतलब स्वरों की संख्या 11 और स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। याद रखना मित्रों, यदि हम बात करें मूल भाषा जिसे देववाणी कहा जाता है मित्रों, क्या देववाणी कहा जाता है। देववाणी जो हमारे मित्र ना समझ पाए, यानी मूल भाषा का मतलब संस्कृत होता है। देववाणी यानी वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हम ना बात करें और उसके पूर्व की बात करें, यानी जिसमें भी हमारे देवी देवता जिस लैंग्वेज में बात करते थे, जिस भाषा में बात करते थे, उस भाषा का नाम था मित्रों क्या? देववाणी। मूल भाषा यानी संस्कृत में यदि स्वरों की संख्या पूछी जाए तो याद रखना वहां कितनी होती है? 13 मित्रों। पर याद रखना 13 हमारे उन विषी बहनों या विद्वान साथियों या मित्रों के लिए ये जवाब मिल रहा है जो हमारे मित्र या विषी बहन याद रखना टेट सुपर टेट की तैयारियां कर रही होंगी। यदि वहां आपसे पूछा जाए कि मूल भाषा यानी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है मित्रों। और 13 वो कैसे होता है? 11 में अंग और आहा जो होता है, अनुसार और विसर्ग, जिसे अयोगवाह का नाम दिया जाता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, वही जब ऐड कर दिया जाता है 11 में, तो जो रिजल्ट की वैल्यू आती है मित्रों कितनी आ जाती है? 13 आ जाती है मूल भाषा में। पर याद रखना टेट सुपर टेट सीटेट में यदि आ जाए मूल भाषा में संस्कृत में, तो वहां जवाब देना है। आ जाओ। यदि हम आप आगे देखें मित्रों, स्वर की संख्या 11, प्रकार इसके कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे स्वर होते हैं 11, और वो स्वर 11 वही होते हैं किसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है। वो स्वर यही होते हैं, छोटा रा, आ, ई, उ, री, ए, याद रखना ए, ओ, और क्या आता है मित्रों? ओ। यही 11 स्वर आते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी, यही 11 स्वर होते हैं। और याद रखना 11 स्वरों में से ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? तो याद रखना ए की कोई मात्रा नहीं होती मित्रों। ए को क्या कहा जाता है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। केंद्रीय या क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। याद रखना इसे क्या कहा जाता है?
उदासीन स्वर कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। और इसका जो सिंबल होता है ऐसे हाइफन चिन्ह की तरह होता है मित्रों, क्या, उदासीन का। याद रखना इसकी कोई मात्रा नहीं होती मित्रों, किसकी, छोटा ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। याद रखना मित्रों, धैर्य के साथ पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना। यदि आप पढ़ने में सीखता करोगे, बहुत ज्यादा पुस्तकों की आप श्रृंखला इकट्ठा करके पढ़ तो लोगे जल्दी, पर याद रखना सफलता के दरवाजे तक वही हमारे मित्र पढ़ते हैं जो कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं, वही सफलता के दरवाजे तक पहुंचते हैं। और याद रखना जो हमारे मित्र रिटर्न के पुजारी होते हैं, सफलता के दरवाजे उनसे दूर दूर होते जाते हैं मित्रों। तो ये रही इनकी श्रृंखला। आइए हम और आगे देखते हैं। 11 स्वरों में से ऐसा कौन सा स्वर है मित्रों जिसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है? तो याद रखना मित्रों क्या होता है, री होता है। री एक ऐसा स्वर है जिसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है मित्रों। कई बार एग्जाम में यदि आ जाए तो गलत मत करना, ये क्या है, उच्चारण साम्य लिपि का दोष। मित्रों एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे, पहले धैर्य तो रखो। 4 एग्जाम्पल देंगे, पर उसी 4 एग्जाम्पल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो 4 लाख एग्जाम्पल हल करके आओगे। जरा देखो, हम ऐसे लिखे यहाँ री, हम ऐसे एक प्रश्न लिख रहे हैं ओम, ऐसे हम लिख दिए क्या, ओम लिख दिए। ऐसे मैंने लिखा नमः, ऐसे मैंने लिखा क्या, नमः। ऐसे हम कईयों एग्जाम्पल लिख देते हैं, पर जरा देखो ओम लिखा, ओम लिखा। पर याद रखना दोनों को यदि हम उच्चारण करें, दोनों को पढ़ें तो ध्वनियों का उच्चारण सेम निकलेगा, ओम ओम, नमः नमः। पर याद रखना जब कोई भी वर्ण हो, कोई भी अक्षर हो, कुछ भी हो, याद रखना जिसको पढ़ते समय उसमें ध्वनियों का कोई उतार चढ़ाव ना हो, कोई लय ना हो, जिसमें स्वराघात बलाघात ना हो, उसी में उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है मित्रों। ये रही इसकी कहानी, आप समझ गए होंगे उच्चारण साम्य लिपि का दोष किस स्वर में पाया जाता है, तो री में पाया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आइए हम देखते हैं और आगे क्या है, फटाफट, है ना। तो स्वर से हम एक चीज और देखते हैं मित्रों, जरा देखो, हमारे जो स्वर की संख्या है 11 तो होती है, पर याद रखना यदि आपसे पूछ लिया जाए मित्रों मात्रा किसे कहा जाता है, उसी से संबंधित मात्रा की परिभाषा, याद रखना पिछली बार आयोग को एग्जाम कंडक्ट कराया था तो हमारे बहुत से मित्र बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक जो संग्रह करके हमारे मित्र जो होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी करते हैं, वही सदैव प्रश्न को गलत करके चले आए थे मित्रों। क्या है मात्रा की परिभाषा, क्या होगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। 11 स्वर तो यही होते हैं ना, आ ई उ, और क्या होता है री, ए ओ, और क्या होता है, और 11 स्वर होते हैं मित्रों। याद रखना जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो बचे कितने 11 स्वर में से 10। याद रखना मात्रा की जो संख्या होती है, मात्रा की जो संख्या होती है मित्रों वो कितनी होती है, 10 होती है। पर मात्रा के जो प्रकार पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना मात्रा के 3 प्रकार होते हैं। कितने, मात्रा के 3 प्रकार होते हैं, यानी मात्रा की संख्या 10 और मात्रा के प्रकार कितने होते हैं, 3 मित्रों। मात्रा के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऐसे स्वर की संख्या 11, स्वर के प्रकार 3 होते थे। आगे आएगा, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकली करेंगे मित्रों। तो याद रखना ये रही कहानी। लेकिन यदि मात्रा की परिभाषा पूछी जाए तो जवाब क्या दोगे, जवाब क्या दोगे मित्रों, जरा धैर्य के साथ सुनिएगा। यदि जो हमारे मित्र बहुत अच्छे से सुन पा रहे होंगे अपने कमेंट बॉक्स में अपने अपने मतों को प्रस्तुत कर सकते हो मित्रों। तो जरा देखना मात्रा की परिभाषा क्या होती है। आयोग ने ऐसा घुमाया, सभी हमारे मित्र धरे के धरे रह गए। क्या थी, उसमें दिया था व्यंजनों को उच्चारण करने में यानी व्यंजनों को पढ़ने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है मात्रा, कि वर्णों को पढ़ने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है मात्रा, कि स्वरों को पढ़ने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है मात्रा, कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ऐसे आया था मित्रों। तो याद रखना स्वरों को पढ़ने में जो समय लगता है, क्या स्वरों को पढ़ने में जो समय लगता है, स्वरों को पढ़ने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा जाता है।
स्वरों को पढ़ने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। मात्रा की परिभाषा पता चली, मात्रा की संख्या पता चली, मात्रा के प्रकार पता चले। अब कौन कौन से मात्रा होंगे सब पता चलेंगे मित्रों। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो जरूर अब हम चलते हैं स्वर के प्रकार पर। बहुत विस्तार से आपसी वार्तालाप करेंगे मित्रों। याद रखना, जहाँ आपकी पाठ्य सामग्री साइलेंट होगी वहाँ आपका दोस्त सदैव दिखाएगा वो चीजें हैं क्या। आइए देखते हैं फटाफट हम लोग क्या। देखो मित्रों, आज का जो हमारा बिंदु होगा, हम चल रहे हैं क्या, स्वर के प्रकार 3 होते हैं। स्वर के प्रकार जो होते हैं क्या मित्रों? 3। स्वर के प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं मित्रों। एक याद रखना, जो पहला हमारा स्वर होता है जिसका नाम हर्ष स्वर होता है, और दूसरा उसका नाम होता है मूल स्वर होता है। याद रखना, हर्ष या मूल दोनों बिंदु का पर्याय एक होगा। हर्ष का मतलब होता है मित्रों छोटा, पर इसका दूसरा पर्याय हम लिखें छोटा का, तो जिसे क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। और जो हमारा हर्ष स्वर होता है सदैव क्या होता है? एक मात्रिक होता है। क्या होता है? एक मात्रिक होता है मित्रों। जो इसका सिंबल होता है एक मात्रिक का, ऐसे खड़ी पाई की तरह होता है। याद रखना, इस खड़ी पाई को आप पूर्ण विराम मत समझ लेना। जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है मित्रों। एक मात्रिक होता है, इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। आ जाओ दूसरे नंबर पर। जो दूसरा नंबर होता है हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। और दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या होता है मित्रों? संधि स्वर होता है। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा को दूसरे पर्याय में हम देखें तो क्या होता है? गुरु होता है। और एक मात्रिक ना होकर ये क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। और जो इसका सिंबल होता है मित्रों, याद रखना, यश की तरह होता है। आ जाइए हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। जो तीसरा हमारा स्वर होता है क्या होता है मित्रों? प्लुत स्वर होता है। और प्लुत स्वर का दूसरा नाम नहीं होता। याद रखना, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक कहा जाता है। और जिसका जो सिंबल होता है मित्रों वो कैसे होता है? याद रखना, ऐसे 3 की आकृति जैसा इसका सिंबल होता है। बात यहाँ स्टॉप होने वाली, विराम देने वाली नहीं मित्रों। ये भी पूछा गया है कि जो ओम में 3 जैसा चित्रात्मक रूप लिखा गया है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो मित्रों याद रखना, ये जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सब पता चलेगा, आराम आराम से पता चलेगा मित्रों। तो याद रखना, आज की हमारी जो कक्षा थी यहीं तक थी मित्रों। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। हाँ, ये भी बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे विषय बहनों, अब जो आपकी इस जितेंद्र क्लास की ऑनलाइन कक्षा में जो भी वीडियो पढ़ेगी, अनवरत पढ़ेगी, डेली पढ़ेगी। और याद रखना, 1 बाय 1 स्टेप के साथ पढ़ेगा मित्रों। आनंद लीजिएगा, अपने अपने घरों में बैठकर अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर आराम आराम से पढ़िएगा मित्रों। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।